औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अल्लाह पाक के बेपनाह एहसानात, रहमत, करम की बाबत आज हम कानून शहादत आर्डर का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, ट्रायल अंडर QSO। आर्टिकल्स 151 से लेकर 166 तक, 166 जो कि रिपील हो चुका है, आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है, वीडियो जो लोग देखेंगे, लफ्ज लिखा है जज खलीफातुल्लाह, जज की जिम्मेदारी, कानून शहादत आर्डर, जज का अख्तियार, रेलिवेंट प्रोविजन हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में कि जज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या अख्तियार किया है। अक्सर बहसो मुबैसा होता है, गपशप होती है दोस्तों से। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया का निज़ाम है, जज अल्लाह का खलीफा है, नायब है, अल्लाह को उसने जवाब दे होना है। अक्सर कहा करते हैं, बल्कि एक चीफ जस्टिस साहब थे, थोड़ा सा याद आ गया, उनकी तकरीब थी, उन्होंने क्या कमाल बात की जो आज तक याद है। वो फरमाते थे, जय सबान को वो मुखातिब थे कि बेटा, एक तीसरी आंख है जो आप लोगों को देख रही है। मुदई की है एक आंख, मुद्दा अलहम की है दूसरी आंख, मुस्तगीस की एक आंख है, मुल्जमान की दूसरी आंख है, तीसरी आंख अल्लाह रब्बुल इज्जत की आंख है जो आप लोगों को देख रही है। बेशक वो जात जिस्म से पाक है, लेकिन हम जैसे नाअहल लोगों को समझने के लिए जो हमारा अकीदा है कि अल्लाह हमें देख रहा है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालात व वाकयात फैसला कैसे किया, जैसा आप नाअहल हैं, नालायक हैं, या मामला समझ नहीं आया, या बहुत काबिल हैं, मामला समझ आया। जिस जज साहब ने अपनी बेहतरीन लियाकत से बेहतरीन फैसला किया, शरीयत के ताबे, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, उस जज साहब के लिए जो उलमा फरमाते हैं, दो नेकियां हैं। जिस जज साहब ने अपनी बेहतरीन कोशिश की लेकिन फैसला ठीक नहीं हो सका, उसके लिए एक नेकी है। अब ये देखें कि जज साहब ने फैसला जो भी किया, लेकिन नेक नीति पर किया, नेक नियति पर किया, अल्लाह ने फिर भी उनको फजीलत दे दी। ये बताने का मफहूम ये था, अदालतों का एहतराम। आप लोग, अल्लाह की ज़ात आप लोगों को इस अजीम मनसब पर कल को लेके आए। बेटा, हमेशा जज का एहतराम करना, अल्लाह का वो नायब है। जब आप एहतराम देंगे, करेंगे, बेटा एहतराम कंडक्ट से है, रवैये से है, जो हमने सीखा था और अब सीख रहे हैं शोबे वकालत में। उस्ताद मोहतरम अल्लाह उन्हें गरीक रहमत क्या फरमाते थे कि बेटा जो कुर्सी पे बैठा है ना, उसकी ज़ात पे आप ना जाएं, आप तालीमात मुहम्मदी को देखें। फैसले पर एतराज है ना, बामुताबिक कानून नहीं हुआ, मिसाल दे रहे हैं, कितने आगे फोरम है, कैसे ऐसे हो सकता है। बेटा आप कहीं ना कहीं गलत हैं। आगे 3 फोरम है, चले जाएं आप अगर अनर्बल ट्रायल कोर्ट। बेटा बद इखलाकी नहीं करनी, और जब आप सबमिसिव हम्बलनेस देंगे ना, वेरी क्लियर बात कर रहा हूं, जज भी इंसान है, समझता है, देख रहा है, वो आप लोगों की सोच से भी बहुत आगे होते हैं। मिसाल दे रहा हूं, जिनके पास, जैसे मान के पास 100 200 डेली केसेस होते हैं, 2 400 वकला साहबान रोजाना पेश होते हैं, 500 1000 फ्रीकैन पेश होते हैं, या उनको इतना तजर्बा नहीं है। तो जज के अख्तियार पर बात हो रही थी, वैसे ही दिल कर रहा था आप लोगों का, अक्सर ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर भी आ जाता है, तो उस हिसाब से आपने डिस्कस करना है। लेकिन बेटा अगर इख्तलाफ करना भी हो, वकील तो क्या है, वकील साहब की क्या है ड्यूटी, कानून ने क्या क्या है, पंजाब बार काउंसिल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। वैसे ही बाय द वे बात कर रहा था, इंट्रोडक्शन हर दफा कराता हूँ। अब जजमेंट का ना बड़ी एक खूबसूरत बात तमहीद में ही याद आ गई, क्योंकि आज लास्ट पार्ट है।
लॉ ऑफ एविडेंस को हमने अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। तो ये बंदा मुखातिब का अपना तजर्बा है। हाई कोर्ट में बंदा मुखातिब एक दफ़ा मौजूद था अपने सीनियर उस्ताद साहब के साथ, प्रिंसिपल सीट लाहौर। तो एक हमारे जज साहब हाई कोर्ट के थे, फिर बाद में अल्लाह की ज़ात उन्होंने हद से ज़्यादा तरक्की दी, अटार्नी जनरल भी बने। तो बाय द वे वैसे ही कोई बात हुई जजमेंट पर, तो किसी वकील साहब ने कहा कि जी ये जजमेंट है, ये जजमेंट है मेरे मौक़िफ़ की तायद में। तो उन जज साहब ने फरमाया कि वकला साहबान ये बताओ जजमेंट को डिफाइन करो, क्या है जजमेंट। उन्होंने ऐसी खूबसूरत बात की, समझने के लिए यकीन करें आज तक याद है। हालांकि ये ज़बानी बात थी, शायद ये कहीं पढ़ी भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं, अच्छी मुस्बत बातें जिनसे खुशबू आती है। जज साहब ने फरमाया कि वकला साहबान जजमेंट ये है कि व्हाट स्ट्राइक्स इन द माइंड ऑफ अ जज। अब पूरा केस ट्रायल हुआ, सिविल केस है, एग्रीमेंट टू सेल 302 का केस है, 324 का है। बेटा जज साहब के दिमाग ने क्या समझा, क्या सोचा, पार्टी को नहीं होता पता, कैसे पता हो कि अगले के दिमाग में क्या है, क्या होगा। अब जज साहब सारे हालात और वाकयात अच्छे तरीके से देखते हैं, अख्तियार है ना अदालत का, सवालात पूछ भी सकते हैं, गवाह को तलब भी कर सकते हैं कि जो सवाल दोनों छुपा रहे हैं फ्री कैन नहीं बता रहे उनको। अल्लाह ने उन्हें ये अख्तियार दिया है कि बात हो रही थी व्हाट स्ट्राइक्स इन द माइंड ऑफ अ जज, कि जज साहब के दिमाग को किस चीज ने स्ट्राइक किया, अपील किया, कौन सी बात ने अट्रैक्ट किया, उसी पर फैसला आ जाता है। क्योंकि जज साहब को जो स्ट्राइक करता है ना, उस पर उनके दिमाग में बेहतरीन रीजंस होती हैं, जस्टिफिकेशन होती है। इसे अमूमी तौर पर एक वैसे मजाक के तौर पर समझें तो दिल का फैसला होता है। अमूमी हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर पैदा करता है ना हर इंसान के दिल में। वकला साहबान वकील हैं, वकील की क्या जिम्मेदारी है, कुरान पाक में वकील को कैसे डिफाइन किया गया है। हमारे सरकारी वकील साहब हैं, प्राइवेट कौंसल साहबान होते हैं। बेटा ये होती हैं जिम्मेदारियां, बोनाफेडी, अनेस्टी, अदालत को अदालत समझना। अब हम शुरू करें, लास्ट पार्ट आप लोगों को बताया ट्रायल अंडर लॉ ऑफ एविडेंस। अब ये मैंने सिविल या क्रिमिनल नहीं लिखा, लॉ ऑफ एविडेंस। अब जो इसका उर्दू में आ रहा है ना कि 165 है गालिबन। अब फरमान, ये फरमान, यूएसओ को आप लोगों को मैं कानून रईसा कहता था, पहले कहा है कि ये रईस कानून है, ताज कानून है। ताज बरतानिया नहीं कभी सुना था कि भाई मेरे बहुत ही मोहतरम बहन भाइयों, बेटा ये कानून फजीलत रखता है तमाम लाज पर। अब क्या होता है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में फैसले आप लोगों को कई दफा जजमेंट काफी सुनाई है, डिमांड हो गया, क्यों यूएसओ पर अमल नहीं हुआ। अब देखें ना सीआरपीसी मौजूद है, सीपीसी भी बाद मौजूद होती है, प्रोविजन मुख्तलिफ होती हैं। नहीं जी, जो प्रोविजन है लॉ ऑफ एविडेंस की, जिसे कानून शहादत आर्डर अब कहा जाता है, इसकी खिलाफ वर्जी की गई है, तो ये फरमान है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करें 151 से, इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ अ विटनेस। अब ये पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ अ विटनेस, बेटा जो अल्फाज होते हैं ना उनके डिक्शनरी मीनिंग देखा करें। फिर उर्दू का ना जो मैं आप लोगों से हकीकत बात कर रहा हूं कि बेटा उर्दू जब आप लोग उर्दू में मफहूम देखेंगे, जब आप लोग उर्दू में मफहूम अंग्रेजी अल्फाज के देखेंगे तो बहुत ज्यादा आप लोगों को बेटा क्लैरिटी आ जाएगी, आप लोगों को बहुत ज्यादा चीज समझ आ जाएगी कि इसकी इन अल्फाज की का रूह क्या है, रूह अल्फाज क्या है, मकसद क्या है। वैसे बाय द वे आ रहा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है हमने, इम्पीचमेंट होती है प्रेसिडेंट की, क्यों होती है, क्या वजह से होती है, आप उसी लफ्ज को थोड़ा सा जोड़े ना। अब क्रेडिट क्या है, अब क्रेडिट अंग्रेजी का लफ्ज है, बहुत सारे इसके मफहूम हैं, मुख्तलिफ मज़ामीन के ताबे, अकाउंट्स के ताबे क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें ना क्या है, फिर आप कानून को देखें, ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी जो हमारी बेहतरीन डिक्शनरी है। अब 151 की हेडिंग क्या है,
गवाह के एतबार पर एतराज करना। पहले कई दफा बता चुका हूं, द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस, एतबार गवाह का, मे बी इम्पीच, एतराज किया जा सकता है, in the following ways by the adverse party or with the consent of the court by the party who calls him। क्रॉस एग्जामिनेशन पर काफी जजमेंट्स पढ़ चुके हैं, लेकिन आज क्योंकि ये हमारा मौजू ज़ेर बहस है, बेटा ये जब मैं मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, ट्रायल हो रहा है ना फौजदारी मुकदमे का, 302 का है, 324 का है। अब मुस्तगीज तो है फर्ज का खुद इंजर्ड विटनेस है, 324 पीपीसी के ताबे। अब इसका चशमदीद और गवाह भी है, उसकी मुलजिम पार्टी से साजबाज हो गया है, साजबाज कहते हैं मिल गया है, पैसे ले लिए हैं, या किसी और तरीके से उसने मुलजिम पार्टी को यकीन दहानी करा दिया है कि जी देखें अदालत में मैं आप लोगों के हक में बयान दे दूंगा। अब मुलजिम के हक में मुस्तगीज के खिलाफ मुस्तगीज को पता ही नहीं है। जब वो गवाह साहब बतौर PW2 पेश हुए, क्या कह दिया, चीफ सही नहीं करा रहे, जरा मैं कोई ऐसे सवालों के जवाब दे दिए, मिसाल मैं मौके पे ही नहीं था, एक्सप्रेसली आ जाता है, उस वक्त आंखें खुल जाती हैं मुस्तगीज के वकील साहब की कि ये क्या हो रहा है। इन हालात में पार्टी खुद, मुस्तगीज पार्टी इम्पीच करेगी क्रेडिट ऑफ, वो से फिर सवाल करेंगे, जरा होगी, उनके पास वो सारे सबूत होंगे, हालात और वाकयात होंगे जिनकी बिना पर साबित करेंगे उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट से भी कि 161 में उस गवाह का पहले बयान लिखा हुआ है, या फर्ज किया रिकवरी हुई है उसकी मौजूदगी में, लेकिन यहाँ के वो सारा कुछ मुकर गए हैं, डिनाइल कर गए हैं सब चीजों से। अब अपनी पार्टी भी मुखालिफ पार्टी भी, मुखालिफ ने तो करना है ना, करेक्टर है, कंडक्ट है, उसकी लाइफ में क्या पोजीशन है, कि ये सच्चा गवाह है, मौके का गवाह है, या सोसाइटी में इसकी क्या कदर है, लेकिन सब्जेक्ट टू लीगल लिमिटेशंस। अब नेक्स्ट जी वन है, by the evidence of the persons who testify that they from their knowledge of the witness believe him to be unworthy of credit। अब देखें ना, अब किसी गवाह साहब ने मुल्जिम पार्टी से पैसे पकड़ लिए, आना जाना देखा गया कुछ लोगों का, मुस्तगीज को इतला हो गई, लेकिन उस बेचारे ने अभी एतमाद नहीं किया। जब अदालत में गोल खोल गए, क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर मुस्तगीज को ये अख्तियार है कि ये जो गवाह गोल खिला गया है, हमारे खिलाफ बयान दे गया है, तो हमारे पास और गवाहान हैं, हम पेश कर सकते हैं जो इस गवाह साहब का कंडक्ट बताएंगे, पैसे लिए हैं और कोई ना कोई सबूत आ जाता है। ये वन इस चीज को डील करता है, बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। दूसरा देखें, बाय प्रूफ दैट द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड, क्या पैसे ले लिए। अब देखें ना, गरीब है, मोटरसाइकिल नहीं उसके घर में देखी गई है, कार देखी गई है। 302 में अक्सर ऐसा होता है, यार आपको खर्चा दे देते हैं, जरा अदालत में बयान दे देना, क्या पता इंसान का। अब यही तो कहता हूं कि पॉजिटिव माइंड अपनी जगह, लेकिन बेटा कानूनदान बनना है तो फिर हर एंगल से हर चीज को देखना पड़ेगा, वेरी सिंपल, शक की निगाह से, तो पता नहीं इसके अंदर क्या है बाहर क्या है, जो बाहर आ रहा है वही अंदर था। वही आप लोगों को बताया था कि सोच ख्याल किरदार अमल वाली बात। अच्छा, तीसरा देखें, बाई प्रूफ ऑफ फार्मर स्टेटमेंट्स इनकंसिस्टेंट विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस। ये देखिए ना, मैं उसी का, ये मसला के कंप्लेनेंट डिजाइल कर जाता है, जैसे आप लोगों को साहब का केस लाज मैंने पढ़ाया था, बताया था कि वो सगे भाई पर इल्जाम था, बेटा फिर बतौर गवाह पेश हो गया। अब कंप्लेनेंट पहले वो है, क्या कहते हैं, कंप्लेनेंट बन गया, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हुई, फिर एफआईआर हुई, अब अदालत में आके मुकर गया, फिर सरकारी वकील साहब ने उस पर जरा की थी। अब वेयर अ मैन इज प्रोसिक्यूटेड, ये ना फेडरल स्टेट कोर्ट का फैसला है ये, अब ये अकॉर्डिंग टू शरीया मोहम्मदी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये डिलीट हो चुकी है। अब ये पार्ट ऑफ क्यूएसओ नहीं समझा जाएगा, वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को भेज दूंगा, वो मेरे पास है। अब explanation of witness declaring another witness to be unworthy of credit made that upon his examination chief gave reasons for his belief। आप देखिए ना, विटनेस डिक्लेयरिंग अनदर, अब एक गवाह है जो दूसरे को अनवर्दी ऑफ क्रेडिट डिक्लेयर कर रहा है, कोई मुस्तगीज का मैं मिसाल लेता हूँ, मुस्तगीज का बड़ा गर्क हो गया बेचारे का, 324 वाले का, जो उसके दूसरे गवाह ने वो आके क्या कहते हैं उसके खिलाफ बयान दे दिया है।
A witness declaring another witness to be unworthy of credit may not, upon his examination in chief, give reasons for his belief. Reasons वो नहीं दे सकता। आप वो सिर्फ यही कहेगा ये मुकर गया है जी, हमें और गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए, या इस तरह में एक गवाह की या इस पर चर्चा की इजाजत दी जाए। बट ही मे बी आस्क्ड हिज रीजंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये देखिए ना कि गवाह मुकर गया, अब क्रॉस एग्जामिनेशन में जब दूसरी पार्टी सवाल करेगी फिर वो रीजन वगैरह देगा, एंड द आंसर्स व्हिच ही गिव्स कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड। अब इसका ना वेरी सिंपल आप समझे, पिंडोरा बॉक्स नहीं खोला जा सकता हर बात का, इन्फ्लुएंस ड्रा करना है, जो कुछ कह दिया। कानून ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया ना कि भाई एक बात जो हो गई उसने कह दिया, अब आपने उसको आगे नहीं लेके जाना, इसका मकसद यही होता है। दो इफ दे आर फॉल्स ही मे आफ्टरवर्ड्स बी चार्ज्ड विद गिविंग फॉल्स एविडेंस। हाँ, बा मुताबिक कानून अगर उस पर झूठे गवाह का कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो फिर आप लोगों को ला देखना पड़ेगा, वो जो आप लोगों को पहले सारी चीजें बता चुका हूँ। अब इसकी मिसालें बहुत सिंपल हैं, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को दोनों मिसालें दे दी हैं, इससे भी इलस्ट्रेशन से भी आप लोगों को सही समझ आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह ताला सेशन रखेंगे मुकम्मल करने के बाद, वो फिर उसमें जरा ज्यादा आर्टिकल रख देंगे। फर्ज मिसाल दे रहा हूँ, 50 आर्टिकल पर क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, या 30 पर या 40 पर, वो आप लोगों की तशरीह इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। अब 152 क्वेश्चन टेंडिंग टू corroborate evidence of relevant facts। 152 अब क्या इसका क्या होता है, मिसाल दे रहा हूं आप लोगों को कि फौजदारी कानून आप समझे, मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ चालान केस है, अयो साहब ने शहादत दी है, लेकिन मुस्तगीस पार्टी की तसल्ली नहीं हुई। कैसे तसल्ली नहीं हुई? कोई हालात व वाकयात, वक्त, जगह, मकाम, वकुआ से पहले वकुआ के बाद इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स सफाई मिसल पर है, या बहुत ज्यादा हालात व वाकयात सामने आ गए ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उसी अयो साहब ने उसकी सही वजाहत नहीं की जो उसे कहना चाहिए था। मुस्तगीस पार्टी क्या करेगी? अब एग्जामिनेशन चीफ में लुकमा भी नहीं दिया जा सकता, गवाह को मजबूर भी नहीं किया जा सकता कि भाई आप हमारी पसंद का जवाब दें, या रीडिंग क्वेश्चन भी नहीं हो सकते। तो बेटा इन हालात में ना, तो मैंने आप लोगों को मिसाल दी है, ये साहब भूल रहे हैं या दूसरी पार्टी के साथ मिले हैं, या कोई थोड़ा बहुत इशारा हो गया है जी, जरा आप लोगों के हक में भी मैं दे दूंगा, आप लोग बेफिक्र हो जाएं। मुस्तगीस को यकीन हो जाता है उसके एग्जामिनेशन चीफ से कि कुछ दाल में काला है, तो वो हालत को दरखास्त देते हैं। जनाब हमें समझ नहीं आ रही कि ये अयो साहब भूल गए या कोई और वजह है, अल्लाह जानता है, लेकिन रिकॉर्ड में कुछ ऐसी चीजें हैं अगर अदालत मुनासिब समझे तो हम इनसे सवालात पूछते। 152 का वेरी सिंपल हालात में होगा, क्वेश्चन tending to corroborate evidence of relevant fact admissible, when a witness whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact, he may be questioned as to any other circumstances which he observed or near to the time or place at which such relevant fact occurred, if the court is of opinion that such circumstances, if proved, would corroborate the testimony of the witness as to the relevant fact which he testifies। अगर अदालत मुतमईन हो जाती है तो उसको फिर अपने गवाह से सवाल करने की इजाजत मिल सकती है। ये बेटा इसके हालात और वाकयात हैं। अब एक कंप्लेक्स की मिसाल दी है कि रॉबरी वगैरह की थी, तो ए ऑन कंप्लेक्स गिव्स एन अकाउंट ऑफ रॉबरी इन which he took part, he describes various incidents। अब ये देखें ना इसको, एक कंप्लेक्स हदूद वाला आप देख लें कि क्या शरीयत मोहम्मदी जो इस वक्त हमारा कानून शहादत आर्डर है, एक कंप्लेक्स रॉबरी में हो सकता है, ये भी आप देख लें, या नहीं हो सकता तो उसका रेलिवेंट प्रोविजन क्यूएसओ की कौन सी है, क्यूएसओ की रेलिवेंट प्रोविजन। अब 153 को देख लें, फार्मर स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस मे बी प्रूव्ड टू corroborate later testimony as to same fact। अब बेटा देखें ये आप लोग, फर्ज किया 302 का केस है, अब PW1 खुद मुस्तगीस है जिसने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR एग्जिबिट P1 कराई है,
फिर एफआईआर उसी पर हुई है, फिर वो कुछ रिकवरी का भी गवाह है, तो उससे वो सवालात पूछे जा सकते हैं। अब ये वो तो मुकम्मल सारी तायद करेगा जब वो एग्जामिनेशन इन चीफ कराएगा, फिर दूसरी पार्टी का भी सारा है अख्तियार कि वो करते हैं सवालात। उसका जो सबका हो चुका है, क्या एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, उसमें क्या था, क्या लिखवाया था, एफआईआर में क्या लिखा गया है, उसी पर तो एफआईआर हुई है। फिर जो मुतलका एफआईआर का आथर, अब तो कंप्यूटर निजाम आ गया है, पहले जो एफआईआर का आथर होता था उसकी बाबत होता था। Former statements of witnesses may be proved to corroborate later testimony as to same fact. In order to corroborate the testimony of a witness, any former statement made by such witness relating to the same fact at or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate. डॉक्टर साहब आते हैं ना, एग्जामिनेशन चीफ होता है, लीगली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, पोस्टमार्टम क्या था, एमएलसी क्या था, बेटा ये उनकी बात हो रही है। मे बी प्रूव्ड, अब ये साबित हो रहे हैं ना साहब का दस्तावेजात। अब ये अक्सर जो सजाए मौत होती है, जय साहबान के जो फैसले होते हैं, क्या उसमें लिखा होता है कि जी मुस्तगीस का वर्शन, सारा जो जजमेंट के शुरू के अल्फाज आखिर के रीजन वगैरह देते हैं कि जी मुस्तगीस मौके पे था, इसकी सामने डेथ हुई है, फलां बंदे ने किया है, शहादत से साबित हो चुका है, एफआईआर थी, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं आई, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एफआईआर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, एफआईआर में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। जो इसने चीफ कराया, इसने अपने मुवक्कफ की जो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है, मुकम्मल भरपूर इसकी तायीद की। बेटा ये है इसका सही अतलाक और इस्तेमाल। 154 what matters may be proved in connection with proved statement relevant under article 46 और 47। बेटा 46 का वैसे बहुत मशहूर है, डैंग डिक्लेरेशन के हिसाब से इसके जो लिखे गए हैं, कि मैं मिसाल देता हूँ, डैंग डिक्लेरेशन है, अस्पताल में बयान लिखा गया है, डॉक्टर साहब ने लिखा है, आईओ ने लिखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स गवाह की मौजूदगी है, बहुत हद तक उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता है जब कंपिटेंट, अगरचे आईओ की मौजूदगी में हो, इतनी शफाफियत से नहीं देखा जाता, लेकिन रेलिवेंसी उस पर एतबार करना फाजिल अदालत का काम है। 47 को आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं कि जो अटेस्टेड कॉपीज होती है जुडिशियल रिकॉर्ड की। अब देखें ना, व्हाट मैटर्स मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट रेलिवेंट। अब देखें ना, प्रूव्ड स्टेटमेंट, बेटा ये प्रूव्ड कैसे है, जुडिशियल रिकॉर्ड है, रेस जुडिकाटा है, या 403 सीआरपीसी का आप देख लें, पहले कन्वेक्शन हो चुकी है, एक्वेटल हो चुकी है, किसी और दीगर केस में जिसकी रेलिवेंसी साबित करनी है, उसकी बाबत भी बेटा दस्तावेजी शहादत दी जा सकती है, जबानी शहादत दी जा सकती है। ये है इस चीज से मुतल्लिका चीज। इज प्रूव्ड ऑल मैटर्स, अब देखें ना, यहां से पढ़ रहा हूं, all matters may be proved either in order to contradict or corroborate it। दोनों फ्री कैन का अख्तियार है, देते हैं अगले। फौजदारी 302 केस है, मोटिव आ जाता है, साहब का दुश्मनी आ रही है, जिस पर फैसला जात हो चुके होते हैं, देते हैं जी उसमें ये गवाह था। अब टेस्ट में गवाह की को इम्पीच करना है और हालात व वाकयात अदालत को बताने हैं, ये सारी वजूहात होती है। आर इन ऑर्डर टू इम्पीच और कंफर्म द क्रेडिट ऑफ द पर्सन बाय whom it was made which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross examination on the matter of the suggested। अब देखिए ना, इंटरेस्टेड विटनेस का अक्सर मामला आ जाता है। अब देखें ना, अक्सर हुआ है हमारे पंजाब में, कुछ अजला ऐसे हैं, बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ, कत्ल वगारत वहां बहुत ज्यादा है, एक एक खानदान के 10-10 20-20 लोग दोनों पार्टियों ने मारे होते हैं, मजीद दुश्मनियां चल रही हैं। अब क्या है, वो उनके पहले फैसले होते हैं, सजाए मौत हो चुकी है, बरी हो चुके हैं, मजीद वो कत्ल कर देते हैं। अब गवाह जो पहले उसमें थे, इंटरेस्टेड विटनेस को साबित करते हैं कि जिनका पहले कत्ल हुआ था उसमें भी आप गवाह थे और उसमें आप ये बयान दे गए थे। बेटा इस तरह की चीजें होती है। 155 रिफ्रेशिंग मेमोरी, वेरी सिंपल, फौजदारी मुकदमे की आप मिसाल लें। अब आईओ साहब आ जाते हैं, डॉक्टर साहब आ जाते हैं। अब आईओ साहब है 302 के मुकदमे के, इन्वेस्टिगेशन बहुत वसी होती है, लेंथी होती है, काफी टेक्निकलिटीज होती है उसमें। अब आईओ साहब को सारा याद नहीं होता, अगरचे वो शहादत कलम बंद होने से पहले पुलिस फाइल अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, चलान अच्छे तरीके से देख लेते हैं, जुडिशियल फाइल अगर जरूरत पड़े तो अदालत की इजाजत से। लेकिन दौरान शहादत, मिसाल देता हूं,
आईओ साहब बूढ़े हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, बीमार हैं, हाफजा इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, तो कानून ने ये अख्तियार दिया है कि भाई आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं व्हाइल अंडर एग्जामिनेशन, फ्रेश इज मेमोरी बाय रिफरिंग टू एनी राइटिंग। अब देखे ना, क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत वसी हो रही है, वो कह देते हैं अयो साहब कि जी बहुत लंबा केस है, अब बीमार हूं या हाफजा इतना नहीं रहा, अगर अदालत मुनासिब समझे तो मैं दोबारा देख लूं, वाइल अदालत का अख्तियार है, इजाजत भी दे सकते हैं। फिर मुखालिफ फरीक का भी ये है हक कि वो जो कुछ अयो साहब देख रहे हैं या डॉक्टर साहब देख रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हैं। द विटनेस में आल्सो दूसरा refer to any such writing made by any other person and read by the witness within the time aforesaid if when he read it if he knew it to be correct। देखें, the witness may also refer to any such writing। अब गवाह को रिफर किया जा सकता है इस तरह की लिखाई मेड बाय एनी अदर पर्सन, जो किसी और शख्स ने लिखा हो, एंड रेड बाय द विटनेस विद इन द टाइम अफोर सेड। बेटा ये ना वैसे जस्ट आप लोगों ने देखा है ना, जब प्रूव डिसप्रूव का मामला आ जाता है ट्रायल में, अब उसकी रेलिवेंसी अगर आईओ साहब की हो रही है मुख्तलिफ दस्तावेजात से, या सिविल में आप देख लें, फ्रीकैन के जदादों के मामला हैं, बहुत ज्यादा लिटिगेशन है पूरे पंजाब में, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बहुत बड़ी फैमिलीज होती हैं, काफी जायदाद के मामला होते हैं, तो वो राइटिंग की बाबत अगर वो रेलिवेंट सवाल बनता है, फैक्ट एंड इशू से मुनासिब है, रेलिवेंट है, वो इस तरह की राइटिंग की बाबत सवाल किए जा सकते हैं। तीसरा देखें, वेन एवर अ विटनेस में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाई रेफरेंस टू एनी डॉक्यूमेंट ही मे विद इन द परमिशन ऑफ द कोर्ट रिफर टू अ कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। अब देखें ना, अटेस्टेड कॉपीज मौजूद हैं, असल नहीं है, जुडिशियल रिकॉर्ड है, वो जुडिशियल वो कॉपी है ना उसकी, ये देखें कि अटेस्टेड कॉपीज हैं किसी साहब का फैसला जात की, अब वो बामुताबिक कानून अटेस्टेड ली गई हैं, तो वो भी की जा सकती हैं, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट बी सेटिस्फाइड देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट का सारा रिकॉर्ड है, कहां से ऐसा लाएगा, अटेस्टेड कॉपियां ही आएंगी ना। अब एक्सपर्ट की बाबत भी ये बात कर दी गई है। बेटा ये 156 को आप देखें, testimony to facts stated in document mentioned in article 155। अब हमने सबका पढ़ा 155, a witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in article 155। बेटा जो 155 के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, रिफ्रेशिंग मेमोरी, उसकी बाबत भी सवालात किए जा सकते हैं जो उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखा, although he has no specific recollection of the facts themselves if he is sure that the facts were correctly recorded in that document। अब वो बहुत अरसा हो जाता है ना, हकीकत है ये, 302 की तफ्तीशें बाज का जो ज्यादा मर्डर होते हैं, दो दो तीन तीन लोग कत्ल हो जाते हैं, फिर वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन आईजी पंजाब साहब तक मामला जाता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट तक कोई रेट पिटीशन हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट मामला चले जाते हैं, अब उसका ट्रायल कब होगा, और चलान आ जाते हैं, कुछ मुसलमान पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, कुछ वैसे भी पाकिस्तान में लापता हो जाते हैं, लापता से मुराद अदब के साथ ये कि भाग जाए पाकिस्तान में, मिसाल दे रहा हूँ, इलाका गैर में चले गए, जब काफी अरसा हो जाता है, ये एक इंसानी फितरत है, इंसान भूल जाता है। अब ये इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल है कि रिकॉर्ड कीपर वगैरह भी उसको वो दीगर जो उसने इसी ट्रांजैक्शन में फैक्ट एंड इशू के अलावा और कोई मामला थे उसकी बाबत भी वो कह सकता है, जी मेरा तो तरीकाकार ही यही है, मैं ऐसे करता हूँ, तो इसको इस तरीके से जरा डिफाइन किया गया है। अब राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। बेटा वही मैं साहब का जो बयान कर चुका हूँ कि अगर वो रिफ्रेश करता है ना गवाह, तो मुखालिफ फरीक का ये अख्तियार है कि वो उस कागज को, डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इन साहब ने जो अपनी याददाश्त को दोबारा ताजा किया है, किस दस्तावेज से किया है। अब ये 158 को देखें, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अ विटनेस समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट शैल इफ इट इज इन हिज पोजेशन और पार ब्रिंग इट टू द कोर्ट। अब देखें ना, एक गवाह है जिसको तलब कर किया गया है कि जी वो दस्तावेज लेके आए, शैल इफ इट इज इन हिज पोजेशन, अगर ये उसके कब्जे में है, आर पार ब्रिंग इट टू द कोर्ट। अब देखें ना, अब अदालत ने हुक्म किया है किसी गवाह को कि भाई आप फलां दस्तावेज लेके आ जाएं, वो उसके कब्जे में है और वो लेके आ जाता है। जैसे पार्थ सरकार का आप लोगों को बहुत दफा कहा है कि अगर पार्थ सरकार आ जाता है, अदालत में पेश हो गया, अब नॉट विद स्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन विच देयर मे बी टू इट्स प्रोडक्शन और टू
इन इट्स एडमिसिबिलिटी। बेटा पता है क्या, जो सिविल के हमारे जायदादों के मामलात होते हैं ना, मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, फ्री कैन की लिटिगेशन होती है, पहले फर्ज क्या रजिस्टर नहीं होती, एप्लीकेशन वगैरह, पार्टीज ने उन जायदादों पर शहरी होती हैं, मुख्तलिफ हकूक हासिल करते हैं। नादरा हो गया हमारा, एप्लीकेशन किसी ने दे दी किसी बाबत, या वापडा हो गया, या सुई गैस महकमा हो गया, म्यूनसिपल कमेटी हो गई, वहां कुछ दरखास्तें फ्री कैन ने दी होती हैं कब लजीम, अब वो उसकी रेलिवेंसी साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर वो दरखास्त दे देते हैं कि जी ये तो हमारा एक ज़बानी मौक़िफ़ है, फ़ोटो कापी है, लेकिन आज से 10-20 साल पहले भी हमारा यही मौक़िफ़ था, रजिस्ट्री बाद में हुई थी, उस वक्त सिर्फ कब्जा था हमारे पास, तो हमने फलां फलां महकमे में यही दरखास्त दी थी, वो अब भी वहां मौजूद है। अगर अदालत समझती है उस महकमे से वो दरखास्त तलब कर सकती है, उनको रिकॉर्ड समेत तलब कर लेते हैं। अब रेलिवेंसी बेटा साबित करनी होती है ना जायदादों के मामलात में या फौजदारी में भी। दूसरा देखें, द कोर्ट इफ इट सीज फिट मे इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट अनलेस इट रिफर्स टू मैटर्स ऑफ स्टेट। अब देखें ना, अगर कोई इसमें पब्लिक इंटरेस्ट या स्टेट मैटर है, कॉन्फिडेंशियल है, तो उन हालात में फिर अदालत नहीं दिखा सकती फकीर फ्री फ्री के मुखालिफ को। ये हालात वाकयात होते हैं। तीसरा देखें, इफ फॉर सच अ पर्पज इट इज नेसेसरी टू कॉज एनी डॉक्यूमेंट टू बी ट्रांसलेटेड। अब ये है ना, अगर कोई पुरानी दस्तावेज आ गई है किसी और जबान में लिखी गई है, तो अदालत उसको ट्रांसलेट करा सकती है, एक्सपर्ट बुलाते हैं। अगर कोई इनकार करता है ट्रांसलेशन से, 166 पर लिखा गया है। अब देखें 159, गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस्ड ऑन नोटिस। बेटा इसकी मैंने मिसाल दी है ना शूफा की, आप लोगों को पहले साहब का लेक्चर्स में दे चुका हूं। अब जो नोटिस है, आप लॉ ऑफ प्रियम्पशन को देखें, शाफी की अकसाम है, शाफिया, शरीक, खलीद, जार। अब वो दूसरे हैं कि जो डिमांड्स होती हैं, अब जो दूसरी डिमांड है अमूमी तौर पर नोटिस भेजने की, मिसाल दे रहा हूं। अब मुदई कहता है, शूफा का उसने दावा दायर किया है कि जी इस नोटिस की कॉपी तो मेरे पास है, लेकिन असल इनके पास है। फर्ज किया दूसरी पार्टी असल पेश कर देती है, हाँ जी ये हमें मिला था और ये अदालत में है। अब उनके ग्राउंड रीजन ये हो सकते हैं मुद्दा अलैम के पास, कि वो कहते हैं नोटिस दे दें जी, हमें कोई नुकसान नहीं होता। ये मिसाल दी है आप लोगों को। When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, and such document is produced and inspected by the party calling for its production, he is bound to give it as evidence if the party produces it requires him to do so। अब ये नोटिस दिया है ना बेटा, उन्होंने पेश कर दिया है, तो ये अपनी मुकम्मल शहादत इस दस्तावेज की बाबत देंगे जो इनका मौक़िफ़ है। अब 160 देख लें, using as evidence of documents produced of which he was refused on notice। अब नोटिस दिया गया, डॉक्यूमेंट पेश करने का उन्होंने पेश नहीं किया। when a party refuses to produce a document which he has had notice to produce, he cannot afterwards use the document as evidence without the consent of the other party or the order of the court। अब देखें ना, नोटिस का शूफे वाली मिसाल समझें। मुदई ने एप्लीकेशन दे दी नोटिस की मुद्दालय को कि जी ये नोटिस असल पेश करे, अब उसने पेश नहीं किया। अब मुद्दई बतौर सेकेंडरी एविडेंस उस डॉक्यूमेंट की बाबत शहादत देगा, तो ये अब मुद्दालय का अख्तियार नहीं है उस नोटिस पर बोलना। हाँ, दूसरी पार्टी की इजाजत से या अदालत के हुक्म से वो ऐसा कर सकते हैं। बेटा 161 का तमहीदी लेक्चर शुरू में यही दिया है, रीजन वजूहात कहीं थी। जज का बहुत बड़ा अख्तियार है, बहुत बड़ा अख्तियार है, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला शोबा वकालत, जज क्या जिम्मेदारी है, एलएलबी क्या है, क्यों आना चाहिए, ये इंशाअल्लाह ताला ये आर्टिकल मैं आप लोगों की सवाबदीद पर छोड़ रहा हूँ, पहले बहुत ज्यादा इस पर बता चुका हूँ। अब देखते हैं इसका जो इसकी ना वो इलस्ट्रेशन आ गई। अब चैप्टर 11 को देखें, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। अब पता है क्या, ये अक्सर यही होता है कि ट्रायल कोड भी होता है, लेकिन ये मोस्टली ज्यादा एप्लीकेबल प्रोविजन है ऑनरेबल रिवीजन कोर्ट, एपीलेट कोर्ट अप टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। बेटा गुजारिश ये है कि अगर हमारी ऑनरेबल सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट
इस फैसले पर पहुंचती है, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, हर चीज देखकर, कि अगरचे इम्प्रॉपर एडमिशन है लेकिन इन फ्रांस बेहतरीन ड्रा किया जा सकता है, या ये एविडेंस अगरचे रिजेक्टेड है लेकिन बाकी मटेरियल इतना है कि इसका फैसला किया जा सकता है। ये अदालत का बहुत बड़ा अख्तियार है, इस पर फैसले भी होते हैं। ये इस पर ना कन्फेशन पर इंशाल्लाह ताला कभी बाद में और लेक्चर रखूंगा। मुझे याद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेटा जो शरीयत एपीलेट बेंच है ना, फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील जाती है, आप लोगों ने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन देखा, इसका ना शरीयत बेंच होता है, उसमें था मुलजिम का कन्फेशन था ऑन ओथ, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसे दुरुस्त करार दिया। वो इंशाल्लाह ताला बाद में कभी आप लोगों को बताएंगे। तो ये 162 इस चीज को डील करता है, द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी ग्राउंड ऑफ इटसेल्फ फॉर अ न्यू ट्रायल और रिवर्सल ऑफ एनी डिसीजन एनी केस if it shall appear to the court before which such objection is raised that independent of the evidence objected to and admitted there was sufficient evidence to justify the decision, or that if the rejected evidence had been received it ought not to have varied the decision। अब अदालत का बहुत बड़ा अख्तियार है, ट्रैक्स इन द माइंड ऑफ अ जज, वही बात समझें, जज साहब का जहन ठीक है जी, रहने दे इसको, जो आप एतराज कर रहे हैं, ये सब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये साबित कर रही हैं कि फैसला बेहतरीन किया है नीचे वाली अदालत में। ट्रायल कोर्ट पर भी आ सकते हैं, बाज़ एडमिशन का पहले कोई मामला चले हैं, जुडिशियल रिकॉर्ड है, एतराज करते हैं, वो भी उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। बेटा 163 का, अब ये ना ओथ का वेरी सिंपल, क्रिमिनल केसेस में कोई ओथ नहीं है। आप देखें ना क्रिमिनल ट्रायल में कहते हैं जी अगर आप ये कसम उठा के कुरान पे हाथ रख के कह दे, मुस्तगीज पार्टी कहती है मुलजिम को सवाल कि इसने चोरी नहीं की, कत्ल नहीं किया, या मुलजिम पार्टी कहती है, बेटा ये क्रिमिनल ट्रायल में ना, क्रिमिनल लॉ में ओथ पे फैसले नहीं होते, वेरी सिंपल। सिविल में बेटा इसका सादा असूल है, मुदई कहता है, एप्लीकेशन देता है कि जी मुद्दा से कुरान पे हलफ ले लें, क्या हमारा एग्रीमेंट उसे नहीं हुआ था। अब मुद्दा भी आ जाता है, अगर दोनों कुरान पर फैसला कर देते हैं, वो फिर अदालत उस पर फैसला कर देती है। अगर वो मुद्दा इनकार करते हैं, नहीं जी हमने साबित करना है, हम नहीं आते, अदालत एक इन्फ्रांस तो अपने तौर पर शायद ड्रा कर सकती है और करती है, लेकिन उस केस का फैसला नहीं होता। ये 163 है बेटा। 164 प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस। आप देखें अब जो हमारा कंप्यूटर का जदीद दौर आया है ना, अब ये इंटरनेट वगैरह के जरिए आप लोग देख रहे हैं, एविडेंस अदालतों में हो रही हैं, गवाह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था, लाहौर में भी ये प्रैक्टिस है। अब गवाह बैठे हैं बरतानिया में, दोनों फ्रीकैन की मर्जी से दोनों को नोटिस दे के बामुताबिक कानून एविडेंस वगैरह होती रहती है। ये इसको मॉडर्न डिवाइसेस को, इस पर हमारा फोरेंसिक साइंस भी एप्लीकेबल है, काफी सारे हैं। अब नेक्स्ट देखें, ऑर्डर टू ओवरराइड अदर लॉज, फरमान वाला बता चुका हूँ इसकी अहमियत। 166 बेटा रिपील हो चुका है। अब देखें इसकी बाबत केस लाज इंशाल्लाह ताला बाद में दूंगा, अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की है कि आप लोगों को जो अल्लाह ने बेहतरीन तौफीक दी थी, अपने टूटे फूटे अल्फाज बयान किए, अपना जो छोटा मोटा टूटा फूटा तजर्बा था बेटा वो बयान कर दिया। मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह की ज़ात इस पाकीज़ा नूर को, इल्म को हमारे सीनों में करे। हम अपने पाकिस्तान के जो हमारी माँ है बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ करें, जैसे हमारे क़याद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे कि हमारा मुल्क बेहतरीन मुल्क हो दुनिया के। बेटा आज आप लोग तहैया करें कि ला में पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क हो। बेटा आप लोग नौजवान नस्ल हैं, अल्लाह की रहमत से इतना अपने आप को ला में ले जाएं कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसलों की, पाकिस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तायद करे, हवाला दे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट पूरी दुनिया में, हल्फन कह रहा हूँ, काबिलियत हर लिहाज से कम नहीं है। यही तो कमाल है ना हमारे ऑनरेबल जजेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, अक्सर औकात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते हैं। अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है। हमारा खित्ता, हमारा मुल्क, यहाँ काबिलियत की कमी नहीं है। यकीन करें, इखलाकियात हैं, आप लोग नए लोग हैं,
अब पूरी दुनिया में साबित करेंगे हम पाकिस्तान के बेहतरीन कानूनदान हैं। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।